अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कदीर आगा और आप देख रहे हो एक्सपोज पॉइंट। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज़ादी से लेकर अब तक पाकिस्तान में 4 बार माशाल्लाह लग चुका है, लेकिन हमारे साथ आज़ाद होने वाला हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, जो कि आबादी और रकबे के लिहाज से भी पाकिस्तान से बहुत बड़ा है, आज तक उसमें एक बार भी माशाल्लाह नहीं लगा। माशाल्लाह लगना तो दूर की बात है, माशाल्लाह लगाने की कोशिश तक नहीं की गई। आखिर इसके पीछे क्या वजूहात हैं, जानते हैं आज की इस वीडियो में। Pakistan descends deeper into crisis. Is the country moving towards democracy or martial law? Role of intelligence agencies, everyday harassing people, everyday terrorizing people. दोस्तों, तकसीम हिंदुस्तान से पहले ब्रिटिश आर्मी में भर्तियां मखसूस इलाकों से की जाती थी, ताकि अगर कभी उन्हें अपने हमवतनों पर गोली चलाना पड़ी तो वो बिना झिझक उन पर गोली चला दें। उनका एक ही कानून था कि तकसीम करो और हुकूमत करो। इस तरह भर्तियां करने के पीछे उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि फौज मुल्क से अलग एक फैमिली की तरह परवान चढ़े, और अगर हमें फौज को अपने ही हमवतनों के खिलाफ इस्तेमाल करना पड़े तो उसमें कोई मुश्किल पेश ना आए। 1946 के वक्त पंडित नेहरू जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने तो उन्होंने 12 सितंबर 1946 को ब्रिटिश आर्मी के कमांडर इन चीफ और डिफेंस सेक्रेटरी को खत लिखा। ये एक तफसीली खत था जिसमें हिंदुस्तान की फौज में एक बड़े पैमाने पर रिफॉर्म्स करने का कहा गया था। जो नए इकदाम पंडित नेहरू कह रहे थे वो ब्रिटिश आर्मी के मुताबिक ब्रिटिश आर्मी को बिल्कुल ही तब्दील करके रख देने वाले थे, और पंडित नेहरू यही चाहते थे। खैर, अब आते हैं तकसीम हिंदुस्तान के बाद के वक्त पर। इसीलिए उन्होंने तकसीम हिंदुस्तान के बाद ये सारी रिफॉर्म्स की। ये बहुत अहम रिफॉर्म्स थी जो उन्होंने की। मिसाल के तौर पर जैसा कि आर्मी चीफ को गवर्नर जनरल की काबीना से बाहर करके उन्हें सेक्रेटरी वजारत दिफा के अंडर कर दिया। हालांकि तकसीम हिंदुस्तान से पहले आर्मी चीफ गवर्नर जनरल के बाद सबसे बड़ा ओहदा था और वो तमाम अहम मीटिंग्स में बैठा करते थे, लेकिन पंडित नेहरू ने यह सिलसिला खत्म कर दिया। 1 फरवरी 1949 को एक हुक्म दिया कि अब से भारतीय फौज में भर्तियां कुछ मखसूस इलाकों से नहीं की जाएंगी, बल्कि इस बार पूरे हिंदुस्तान से बराबर की भर्तियां की जाएंगी। और फिर फौजियों की तनख्वाहों में भी कटौतियां की गई ताकि उन्हें बाकी सरकारी मुलाजमीन के मुताबिक लेकर आया जाए, और कई जगहों पर तो उन्हें उनसे भी नीचा लेकर गए ताकि फौज का जो स्टेटस है उसको नीचा किया जाए। फिर उन्होंने आर्मी को 4 कमांड्स में तकसीम किया। हर कमांड्स का एक कमांडर होता था। वज़ारत दिफा उन्हें तरक्की देती थी, उनकी तैनाती करती थी। वैसे आजकल इंडिया में 7 कमांड्स हैं, इनमें से एक एजुकेशनल ट्रेनर है। ये जो कमांडर्स होते थे वो लेफ्टिनेंट जनरल्स होते थे और उन्हें कमांडिंग इन चीफ कहा जाता था, जो कि आर्मी चीफ के बराबर के थे, उनसे कम नहीं थे। आर्मी चीफ को कोई भी एक्शन लेने से पहले इन कमांडर्स को काहिल करना होता था, ना कि इनके ऊपर हुक्म चलाना होता था। आर्मी चीफ इन्हीं की मशावरत से फैसला किया करता था, जैसा कि पाकिस्तान में जजेस में होता है। ये सब कमांडिंग इन चीफ डायरेक्ट वजारत दिफा के सेक्रेटरी से राब्ते में होते हैं, और वजारत दिफा से मिलने के लिए भी ये वजारत दिफा के सेक्रेटरी से टाइम लेते हैं। इनकी तरक्कियां, इनकी तनख्वाहें, इनकी पेंशन वगैरह सब भी यही वजारत दिफा का महकमा देखता है। आर्मी चीफ अब इन कमांडर्स की मदद के बिना तो मार्शल लगा नहीं सकता, क्योंकि उसके पास अपनी कोई कोर नहीं है, और कमांडिंग चीफ भी आर्मी चीफ अपनी मदद के नहीं लगा सकता। वो अपने कुछ वफादार लोगों को कमांडिंग्स के कमांड लगा दे और फिर मार्शल लगा दे। इसके अलावा रिफॉर्म्स में एक IB का महकमा भी बनाया गया था, जिसका मकसद था कि वो फौज के अंदर फौज के अफसरान में क्या चल रहा है उसकी जासूसी करे, और ये IB डायरेक्ट वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट करेगी और करती है। इसके अलावा उन्होंने एक अहम काम ये भी किया कि इंडिया के सबसे खुफिया अदारे यानी कि राह का जो सरबराह है वो वज़ीर-ए-आज़म लगाता है, और राह का सरबराह फौज से आना जरूरी नहीं। पाकिस्तान में तो फौजी फैसला करके कमांडर्स, कोर कमांडर्स और ISI के चीफ के नाम देती है। ज्यादातर तो इन्हीं की मर्जी के लोगों को लगाया जाता है, और ना भी लगाया जाए तो इसके नीचे का सारा अमला फौज से ही आता है, जो कि आर्मी चीफ को जवाबदेह होता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं, आज भी राह का सरबराह एक ब्यूरोक्रेट है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में तो चीफ भी हाजिर सर्विस मेजर जनरल या फिर लेफ्टिनेंट होता है, और नीचे की तमाम पोस्टों पर भी हाजिर सर्विस ऑफिसर्स होते हैं।
फिर एक और फर्क ये है कि पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म से लेकर तमाम बड़े ओहदों की सिक्योरिटी फौज के पास है। इसके अलावा पाकिस्तान के एटम बम की हिफाजत भी फौज ही करती है। इसी वजह से उन्हें अवाम में एक खास ताकत और तकद्दुस भी मिलता है। लेकिन भारत में सदर और वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी के लिए अलग से फोर्सेज हैं। इससे इम्कान और भी कम हो जाते हैं कि कोई 2-4 आदमी मिलकर पूरी सियासी लीडरशिप को गिरफ्तार कर लें और मार्शल लॉ लगा लें। इसी तरह इंडिया के न्यूक्लियर एसेट्स की हिफाजत के लिए एक अलग से फोर्स है जो कि हुकूमत के अंडर होती है। इसी तरह कई और भी रिफॉर्म्स पंडित नेहरू के वक्त हुई जिन्होंने भारतीय फौज से मार्शल लॉ लगाने की सलाहियत छीन ली। इन्हीं वजूहात की बेसिस पर कहा जाता है कि अगर कोई भारत में मार्शल लॉ लगाना भी चाहे तो वो नहीं लगा सकता, क्योंकि 7 आर्मी कमांडर्स को कन्विंस करना, उनकी कोर्स की वफादारियां लेना और ये सब कुछ आईबी से बचकर कामयाबी तक करना तकरीबन नामुमकिन सा है। इसके अलावा दोस्तों, पंडित नेहरू ने कुछ ऐसे काम भी किए जिन्होंने फौजी अफसरान के प्रोटोकॉल और वीआईपी स्टेटस को कम कर दिया। जैसा कि नई दिल्ली में आर्मी चीफ के पास 30 एकड़ पर यानी कि 240 कनाल पर एक अजीम शान घर हुआ करता था जिसमें वो रहता था। पंडित नेहरू ने आजादी के फौरन बाद वो घर आर्मी चीफ से खाली करवा लिया और खुद उसमें रहने लगा और उसे वज़ीर-ए-आज़म हाउस बना दिया। आजकल एक म्यूजियम है जिसमें उनकी यादगारें रखी गई हैं। इन तमाम मिसालों से दोस्तों हम समझ सकते हैं कि पंडित नेहरू शुरू से ही किस कदर सीरियस थे कि मुल्क को कैसे मार्शल लॉ से बचाया जा सकता है। यही वजूहात थी कि जिनकी बेसिस पर इंडियन आर्मी चाहकर भी आज तक भी इंडिया में मार्शल लॉ नहीं लगा सकी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पहुंचें आप तक।